हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के संपूर्ण किताब के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और फ्रेंड्स, इस बार आने के इनके पूरे चांसेस है। देखिए, आप जानते हैं कि आपका एग्जाम 8 मार्च को होने वाला है, तो क्यों ना हम लास्ट के दिनों में सिर्फ वही क्वेश्चन करें जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए, यानी कि हम पिछले 5 वर्षों में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को करें। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला प्रश्न है, किसी सेल के विद्युतवाहक बल से क्या तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और इस बार आने के इसके पूरे चांसेस है। तो किसी सेल के विद्युतवाहक बल से क्या तात्पर्य है, तो हम लिखते हैं किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों में वह अंतर जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है, सेल विद्युतवाहक बल कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों में वह अंतर जब सेल से परिपथ में कोई वैद्युत धारा नहीं बहती है, सेल वैद्युत वाहक बल कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोलरता को परिभाषित कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोलरता। और देखिए, मोलरता से न्यूमेरिकल्स भी बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए, मोलरता क्या होती है, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। तो ये हमारी मोलरता कहलाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब किसी धातु को उसके किसी लवण के 1 मोलर विलयन में धातु तथा अधातु आयनों के बीच उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब किसी धातु को उसके किसी लवण के 1 मोलर विलयन में धातु तथा अधातु आयनों के बीच उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलराउस के नियम को लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लिखते हैं, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य के धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलराउस का नियम, कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य के धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो देखिए, इसमें बोला है अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या होती है फ्रेंड्स, मोलर चालकता होती है लैम्डा एम। अब लिखा है अनंत तनुता पर, तो इसलिए यहाँ पे अनंत लग गया, यानी कि अनंत लैम्डा एम। अब देखिए, विद्युत अपघट्य क्या है, NaCl की मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य के धनायनों, तो इसमें धनायन क्या है, Na है, और क्या ऋणायनों की आयनिक मोलरता के चालकताओं के योग के बराबर होती है, यानी कि अनंत लैम्डा एम Na प्लस अनंत लैम्डा एम Cl माइनस। ये हमारा कोलराउस का नियम। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चालकत्व को परिभाषित कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, चालकत्व क्या होता है, किसी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर विलयन का चालकत्व उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। इसे G से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि G बराबर 1/R। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी, क्योंकि कॉपर की सक्रियता लोहे से क्या होती है, कम होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, एमिनो अम्ल को हमें यहाँ पे परिभाषित करना है। तो वे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक एमिनो समूह तथा एक या अधिक कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। तो एमिनो अम्ल क्या होता है, वे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक एमिनो समूह तथा एक या अधिक कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंजाइम की परिभाषा लिखिए। तो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जीवधारियों में होने वाले विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में समन्वयन के कारण ही जीवन संभव होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, विटामिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फंक के द्वारा सन 1912 ईस्वी में किया गया था, जिसका अर्थ वाइटल एमीन्स है, क्योंकि ये जीवित निकायों में मिलने वाले एमीन होते हैं, इस कारण इनको विटामिन कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
मानव शरीर के लिए वसा का क्या महत्व है? तो देखिए, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, शरीर के कोमल भागों की रक्षा करती है और शरीर को बाहरी सर्दी गर्मी से बचाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है? तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे K से निरूपित करते हैं, यानी कि K बराबर 1/ρ। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, परासरण क्रिया तथा विसरण क्रिया में अंतर, यानी कि हमें परासरण और विसरण में क्या बताना है? अंतर बताना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परासरण क्रिया और विसरण क्रिया। अब देखिए, इसका पहला पार्ट है, परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य होता है और विसरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको बस इसमें से एक याद कर देना है, क्योंकि जैसे परासरण का अपोजिट क्या होगा? विसरण होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया था, परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है, तो देखिए विसरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। अब देखिए, परासरण में विलायक के कण केवल एक ही दिशा में विस्तृत होते हैं और विसरण में विलय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विस्तृत होते हैं। इसमें क्या था? परासरण में विलायक के कण केवल एक ही दिशा में विस्तृत हो रहे थे, लेकिन विसरण में क्या होता है? विसरण में विलय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में क्या होते हैं? विस्तृत होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परासरण क्रिया केवल द्रव अवस्था में होती है और विसरण ठोस, द्रव व गैस किसी भी अवस्था में होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा परासरण और विसरण में अंतर। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? ये हमारा एसिटोफिनोन तथा बेंजोफिनोन में विभेद कीजिए। तो एसिटोफिनोन आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ आयोडोफॉर्म का पीला अवशेप देता है, जबकि बेंजोफिनोन यह परीक्षण नहीं देता। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की परिभाषा लिखिए। तो देखिए, प्रोटीन की परिभाषा लिखनी है हमें यहाँ पे, वे जटिल प्राकृतिक पदार्थ जो भिन्न भिन्न या समान अल्फा एमिनो अम्लों के संयोग से प्राप्त होते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। अब देखिए, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं हो सकते, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।